नीचे उतारो मुझे। उसने रोते हुए कहा, नहीं, जब तक तुम रोना बंद नहीं करती मैं तुम्हें ऐसे ही लिए खड़ा रहूंगा। वो उसकी जानिब देख संजीदगी से बोला। किरण उसका चेहरा देखकर रह गई थी। अब ये क्या बात हुई भला? अगर मैं पूरी रात रोती रही तो क्या पूरी रात लिए खड़े रहोगे? उसने रोते हुए पूछा। बिल्कुल, मैं खड़ा रहूंगा। किरण उसका चेहरा देखने लगी, माना उसका चेहरा बेतासुर था। उसकी आंखें बेतासुर थीं, मगर अल्फाज अल्फाज तो जैसे जादू बिखेर रहे थे। किरण खामोश होकर उसे बेयकीनी से देखने लगी। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूँ आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए हुस्न कमल का नॉवल लेकर, धड़कते दिल, जिसकी किस्त नंबर 11 है। तो आइए बगैर किसी इंतज़ार के हम शुरू करते हैं। वो फरा के घर से वापस आ रही थी जब उसकी निगाह रास्ते में कार में जाते अपने वालिद पर पड़ी। मगर वो ये देख काफ़ी हैरान हुई कि वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक औरत और पीछे एक लड़की बैठी हुई थी कार में। ये कौन है रेड के साथ? उसने टैक्सी ड्राइवर से इंसार साहब की गाड़ी का पीछा करने को कहा। गाड़ी एक दो मंजिला बनी बिल्डिंग के आगे जाकर रुकी। वो दो मंजिला बनी बिल्डिंग किरण बगौर देखने लगी। खासा पैसा लगाया गया था उस पर। पापा, हम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? हम तो आइसक्रीम खाने जाने वाले थे ना। टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी उनकी गाड़ी से थोड़ा दूर रोक दी थी। वो 15-16 साल लड़की अंसार साहब को पापा कहकर पुकार रही थी। ये देख किरण से रहा ना गया और वो तेजी से गाड़ी से उतरी। उसकी माँ को मरे 2 साल भी नहीं हुए थे, फिर अंसार साहब की 15 साल की जवान लड़की कहाँ से आ गई? डैड? पहली बार वो अंसार साहब को पुकारते हुए बहुत डर रही थी। चाहती थी कि आंखों देखा झूठ निकल आए। उसकी टूटी व बिखरी आवाज़ सुन अंसार साहब चौंक कर पीछे मुड़े थे। अगले ही पल उन्हें अपनी कमर पर पसीने ढलते महसूस हुए। किरण, तुम यहाँ कैसे? वो खासा शॉक्ड लहजे में पूछ रहे थे। ओ, तो ये है तुम्हारी बेटी। हेलो किरण बेटा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मैं तो तुम्हारे वालिद से हमेशा कहती थी कि मुझे तुमसे मिला दें, पर ये कभी माने ही नहीं। आज देखो किस्मत ने हमें इत्तेफाकी तौर पर खुद ही मिला दिया। शुमाइला खातून, जो दिखने में हेल्दी और खासा डार्क मेकअप चेहरे पर लादे हुए थी, उसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर बोली। आप कौन? बमुश्किल ही सवाल कर पाई थी वो। मैं तुम्हारी स्टेप मॉम शुमाइला, और ये तुम्हारी बहन दुआ। इनके अदा किए जुमले किरण के सर पर एटम बॉम्ब की तरह गिरे थे। एक दो सानियों के लिए वो अपने बाप को शिकवे से तकती रही। और कब हुई आपकी शादी? दिल में अभी भी एक उम्मीद की किरण थी कि एक हल्की सी आस थी कि शायद किसी बेवा से शादी कर ली हो और ये शुमाइला की बेटी हो। उसके बाप ने चीट ना किया हो उसकी माँ पर। तकरीबन 19 साल हो गए होंगे, है ना अंसार? शुमाइला बेगम खासा मुस्कुराते हुए अंसार साहब को देख पूछने लगी। अंसार साहब चोटे से हुए खड़े थे। काटो तो जिस्म से खून ना निकले, कुछ ऐसा हाल था उनका। किरण का खौफ नहीं था उन्हें। उन्हें तो खौफ था मिसेस वक्कास अब्बासी से, इस नाम से जो इस लड़की के साथ लगता है। तो आप मेरी मॉम को चीट कर रहे थे? वो बुरी तरह टूट गई थी। पहले शोहर और अब बाप, यकीन करें तो किस पे करें? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी माँ जानती थी इन सब के बारे में। मरी हुई थोड़ी वापस आ सकती थी, जो चाहे बोल दो। मकसूद तो सिर्फ किरण को अपनी साइड रखना था। निहायत भरम से झूठ कहा। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो अम्मी मुझे ज़रूर बताती। शर्म आनी चाहिए आपको। एक तो चीट करते हैं, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी उनसे लड़ने से। माना दूसरी शादी गुनाह नहीं, मगर एक को झोंपड़ी में रखना और एक को बिल्डिंग में रखना, ये गुनाह था। ये नाइंसाफ़ी थी। एक को गाड़ियों में घुमाना और एक को बस के धक्के खाने के लिए छोड़ देना, ये नाइंसाफ़ी थी। एक को मुर्ग़ मुसल्लम खिलाना और एक को दाल खिलाना, ये अदल नहीं था। एक को बाज़ारों में घुमाना और एक को एक-एक कपड़े के लिए तरसा देना, ये अदल नहीं था। 2 शादी करने की इजाज़त है मर्द को, मगर अदल के साथ। अदल शर्त है, और अगर अदल नहीं कर सकता तो फिर शादी करने की भी इजाज़त नहीं। मर्द ये बात क्यों भूल जाता है? किरण और उसकी माँ के लिए अंसार साहब हमेशा बहुत कंजूस आदमी रहे। हमेशा पैसा ना होने का रोना रोते। वो तो हमेशा यही सोचा करती थी कि आदमी इतना पैसा लेकर जाएगा कहाँ। मगर आज आज समझ आ गया था, उनसे पैसे बचा बचा कर सारा अपनी दूसरी बीवी और बेटी पर लगा रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि वो टूट कर बिखरी या बिखर कर टूटी। बस इतना याद है कि अपने बाप पर चीखने के बाद वो एक लम्हे वहाँ ना रुकी।
उसकी माँ बहुत बीमार रहा करती थी, ख़ास तौर पर पेट के दर्द में। अंसार साहब हर वक्त गुर्बत का रोना रोते तो वो बेचारी अपना इलाज घरेलू टोटकों से कर लेती, जिनसे वक्ती तौर पर तो आराम आ जाता था मगर मुकम्मल नहीं, और इसी पेट की बीमारी में इसकी माँ दुनिया से चल बसी। सभी जानते थे अंसार साहब ने उसकी शादी वकास से शोरूम के इवज़ की है, जिसकी वजह से उसके तमाम ही ससुराली, यहाँ तक कि वकास के दोस्त भी उसे एक लालची औरत की निगाह से देखते। उसे कभी वो इज़्ज़त व एहतराम ना दिया जो अब्बासी ख़ानदान की बहू को मिलना चाहिए था। पहले वो सोचा करती थी कि इसी की भलाई के लिए किया होगा ये सब, मगर आज जब शुमाइला बेगम और दुआ के ठाट बाट देखे, उनके महंगे कपड़े, ज्वेलरी, गाड़ी और घर देखा, तो लगा आज तक खुद को सिर्फ बेवकूफ़ बनाती आई है। शादी नहीं की थी, इसके बाप ने तो इसे बेचा था अपनी दूसरी बीवी और बेटी के ठाट बाट के लिए। अगर वकास आज इतना बुरा सलूक कर रहा था उसके साथ, उसे लालची कह रहा था, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह अंसार साहब का उसे शोरूम के एवज शादी करना था। पूरे रास्ते वो रोती हुई आई थी, बाप तो साहिबान होता है, बेटी का मान भरम, उसका तो कोई भाई भी ना था, जो था बस बाप ही था, और आज वो भी पराया लगा। इस खूबरू नौजवान के सीने से लगकर वो फूट फूट कर रो रही थी, फिर यकदम खामोश हो गई। ख्याल जो आ गया था कि जिसके सीने से लगकर रो रही है वो कौन सा अच्छा है, वो तो खुद उसे चीट कर रहा है, और ये ख्याल आते ही वो उसके सीने से तेज़ी से हटी। क्या हुआ है? अभी वो कुछ पूछता इससे पहले ही किरण उसे कदूरस से तकती हुई एक कदम पीछे हुई। उसका खुद से अचानक दूर होना वकास को शिद्दत से महसूस हुआ था। तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, वो दांत पीसती हुई कहकर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। वकास सिर्फ उसे ऊपर जाता हुआ देख रहा था। सर, अंसार सर आए हैं। अभी वो अपनी जगह ही मुंजमद खड़ा था कि मुलाजिमा ने आकर तेज़ी से कहा। इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। अंसार साहब इतना लेट नाइट पहले कभी नहीं आए थे किरण से मिलने। इन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ। वो फ्रेश होने चला गया था ऊपर। वो कमरे में आया तो लाइट्स ऑफ थीं और एक वजूद बेड पर लेटा कंबल में लिपटा हुआ नजर आया। तुम्हारे डैड आए हैं, अपनी कलाई से घड़ी उतारते उसने इत्तला देने वाले अंदाज में कहा, मगर कोई जवाब मौसूल ना हुआ और ना ही वो बेड से उठी। क्या है? उसने किरण के खूबसूरत चेहरे से कंबल हटाकर लाइट्स ऑन की। कंबल अचानक खींचने पर वो उस पर चीखी थी। बिहेव योर सेल्फ, आराम से बात कर सकते हैं हम? उसका यूं चीखना जहर लगा था, मगर फिर भी दांतों को पीसते तहम्मुल से बात की। मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, वो गुस्सीले लहजे में कहती वापस कंबल मुंह पर ओढ़ गई। भाड़ में जाओ, वो दांत पीसते हुए लापरवाही से कहता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। अस्सलामुअलैकुम बेटा। वकास ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो अंसार साहब और बाकी इनके साथ मौजूद एक औरत और एक लड़की फ़ौरन ही उसकी ताज़ीम के तौर पर खड़े हुए। वालेकुम अस्सलाम, बैठें। वकास इन दोनों ख़वातीन को बगौर देखते हुए वन सीट सोफ़े पर शहाना अंदाज में बैठा। दुआ की तो आंखें जगमगा उठी थी वकास को देखते ही। इतना खूबसूरत लड़का उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। उसका आलीशान मेंशन देख दुआ की राल टपकने लगी। दूसरी जानिब शुमाइला बेगम का हाल भी ज़्यादा जुदा ना था। किरण कहाँ है? अंसार साहब लचकदार अंदाज में पूछने लगे। वो सो रही है, संजीदगी से जवाब दिया। वो दरअसल आज उसे मेरी दूसरी शादी का अचानक पता चला है। मैं उसे बताने की काफ़ी वक्त से सोच रहा था मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। अंसार साहब खासा शर्मिंदा लहजे में बोले, मगर ये शर्मिंदगी सिर्फ दिखाने की हद तक थी। इनकी बात सुनते ही वक्कास को समझ आ गया था किरण क्यों इतना रो रही है, मगर ये बाप बेटी का आपसी मामला था, वो क्या कर सकता था इन सब में। बल्कि इन सब के बाद अगर किरण इनसे दूर होती है तो ये उसी के लिए अच्छा था। कम से कम वो अब इसका ब्रेन वॉश उसी के लिए अच्छा था, कम से कम वो अब इसका ब्रेन वॉश नहीं कर सकेंगे। वो बेतासुर चेहरे के साथ उनकी पूरी बात सुनकर इस बात में सर हिलाने लगा। अंसार साहब को यकीन ना आया कि इतने बड़े धमाके के बाद भी इस लड़के का रिएक्शन इतना ठंडा है। मैं इनकी वाइफ हूँ शुमाइला, और ये मेरी बेटी दुआ। शुमाइला बेगम मज़ीद खामोश ना रह सकी। उन्होंने फ़ौरन ही दुआ को वकास की नज़रों में लाने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरी वाइफ का टाइटल इस्तेमाल करें क्योंकि पहली मेरी सास थी। अंसार साहब ताज्जुब से उसका चेहरा देखने लगे। वो किरण की माँ की साइड ले रहा था। उसके बोलने का लहजा इस कदर सख्त था कि शुमाइला बेगम को अपनी कमर पर पसीने की बूंदें ढलती हुई महसूस हुई। उनकी पेशानी पर भी पसीना उभर आया था, जिसे फ़ौरन ही उन्होंने टिश्यू से साफ किया।
हाँ, वही मतलब दूसरी वाइफ। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वकास यूं बेधड़क टोक देगा, बगैर किसी लचक के। बेटा, क्या तुम मेरी तरफ से किरण को समझा दोगे? अंसार साहब मिन्नती अंदाज में बोले। ये आपका फैमिली मैटर है, मुझे इससे दूर रखें। वो संजीदगी से कहता खड़ा हो गया। उसने खाने तक की ना पूछा, और पूछता भी क्यों भला? इसकी बीवी ऊपर बैठकर रो रही थी, और वो इसी आदमी को जिसके सबब वो ज़ारो कतार रो रही है। खाना खिलाए? हरगिज़ नहीं। कितना अक्खड़ और बेमुरव्वत दामाद है तुम्हारा। झूठे मुंह खाने तक को ही ना पूछा। शुमाइला बेगम उसके जाते ही मुंह बिगाड़ कर बोली। बेमुरव्वती नाराजगी से बेहतर है। कम अज कम हाथ नहीं रोकेगा अपना हम पर। अंसार साहब के नज़दीक वकास अब्बासी का नाराज हो जाना ऐसा था जैसे दौलत का उनसे रूठ जाना। और वो ऐसा कैसे होने दे सकते थे? वो हसीन नौजवान जब वापस कमरे में आया तो उसे कमरे की खामोशी में सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वक्कास जिला गया था बुरी तरह। और कितना रोने वाली थी वो अपने बाप की दूसरी शादी पर। इतना तो खून बनता नहीं है जितना जला रही है। उसने जेरे लब बड़बड़ाते एलसीडी ऑन की। दानिस्ता तौर पर मुझसे दोस्ती करोगी फिल्म लगा दी। जानता था वो किरण को कितनी पसंद है। रिमोट लेकर सुकून से बेड पर बैठ गया। बात अगर कारोबार की हो तो वो गिरते हुए कारोबार को भी आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दे, मगर जब बात इमोशंस की आती है तो वो नील बटा सन्नाटा है। उसे नहीं समझ आया कि एक रोती हुई लड़की को कैसे कंफर्ट दे। इस वजीहा मर्द ने किरण की पसंदीदा फिल्म लगा दी, ये सोच के कि उसका ध्यान बटे और वो उठकर अपना रोना धोना भूल फिल्म देखने लगे। मगर इसकी तवक्का के बरक्स किरण फिल्म चलते ही जज्बस होकर उठकर बैठी। अगले ही पल उसे खा जाने वाली निगाह से देखने लगी। यह आदमी क्या पत्थर का दिल लेकर पैदा हुआ है? यहाँ वो रो रही है बैठकर, और ये मेरे सर पर फिल्म चला रहा है। वो दिल ही दिल में कुड़कुड़ाती अपना तकिया उठाकर कमरे से बाहर चल दी थी। वकास ने खासा झंझलाकर रिमोट से एलसीडी बंद की। वो अपना सा मुंह लेकर लेट लेट गया था। वो लड़की बाहर बैठकर रो रही थी। उसे नींद कहाँ से आती, और कितना रोने का इरादा है इसका? वो रेलिंग पकड़े खड़ा नीचे लाउंज में सोफे पर लेटी लड़की को रोता हुआ देख रहा था। वो खूबरू नौजवान भरम से चलता हुआ नीचे आया। किरण अपने रोने में इस कदर मशगूल थी कि उसने देखा ही नहीं कि वकास उसके पास आ गया है। अचानक उसने अपने वजूद को सोफे से बुलंद होता महसूस किया। उसने रोना भूल चौंक कर इस नौजवान की जानिब देखा, जो ब्राइडल स्टाइल में उसे अपनी बाहों में भर चुका था। क्या? जाकर फिल्म देखो ना अपनी। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं जीऊँ या मरूँ? इस लड़की की आंखें शदीद रोने के सबब नशीली नशीली सी हो गई थी। उसने खासा चोट करने वाले अंदाज में वकास की आंखों में झांकते हुए कहा। इस हैंडसम लड़के को महसूस हुआ कि मजीद इन आंखों में देखा तो डूब जाएगा। फ़र्क पड़ता है। मेरा सोफ़ा बहुत एक्सपेंसिव है। तुम निहायत बदतहज़ीब व बदसलीका औरत हो। बजाय टिश्यू यूज़ करने के कब से अपने हाथों से आंसू और नाक पोंछ रही हो, और फिर इन्हीं गंदे हाथों से मेरे एक्सपेंसिव सोफ़े को छू रही हो। बास्टर्ड! वो दिल ही दिल में कुड़कुड़ाई, मगर मुंह से कुछ ना कहा। ये सोच उसे मजीद रोना आया कि इसका तो अब दुनिया में कोई नहीं है। वकास को लगा था कि वो अब लड़ेगी, मगर वो तो फिर रोने लगी थी। नीचे उतारो मुझे, उसने रोते हुए कहा। नहीं, जब तक तुम चुप नहीं करती मैं तुम्हें ऐसे ही लिए खड़ा रहूंगा। वो उसकी जानिब देख संजीदगी से बोला। किरण उसका चेहरा देखकर रह गई थी। अब ये क्या बात हुई भला? अगर मैं पूरी रात रोती रही तो क्या पूरी रात लिए खड़े रहोगे? उसने रोते हुए पूछा। बिल्कुल, मैं खड़ा रहूंगा। किरण उसका चेहरा देखने लगी, मानो उसका चेहरा बेतासुर था। उसकी आंखें बेतासुर थीं, मगर अल्फाज अल्फाज तो जैसे जादू बिखेर रहे थे। किरण खामोश होकर उसे बेयकीनी से देखने लगी। वो सिर्फ उसे चुप कराना चाहता था। अगर वो इस तरह चुप हो रही थी तो क्या बुराई थी पूरी रात उसे लेकर खड़े रहने में? वकास उसे टुकटुकी बांधे ऐसे देख रहा था जैसे इसकी रूह को छू रहा हो। इंसान रोते वक्त कोई कोना ढूंढता है जहां वो आराम से रह सके बैठकर, ताकि कोई उसे देखे ना। रोते हुए अंधेरा पसंद होता है, ताकि जितना चाहे जी भर कर रो ले। अब ऐसे में कौन रो सकता है जिसे एक वजह से माला माल नौजवान बाहों में भरकर खड़ा हो, और ना सिर्फ खड़े हो बल्कि टुकटुकी बांधे बस इसे ही देखे चला जा रहा हो। प्लीज़ नीचे उतारो मुझे, प्लीज़, वो मिन्नती अंदाज में बोली। प्लीज़ वकास। वो अभी भी उसे बेतासुर चेहरे के साथ खामोशी से तक रहा था, क्योंकि उसकी आंखें झरझर मोती बरसाना बंद नहीं कर रही थी। प्लीज़, उसने बेबसी से कहते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपाया। शदीद रोने के सबब उसकी आंखें अब जल रही थी। वो आंखें मूंद गई थी। इस लड़की को नहीं खबर कब नींद ने उसे अपनी आगोश में लिया। वो उसे कुछ देर बाद अपने कमरे में ले आया।
अब उसकी सिसकियां बंद हो चुकी थी। वकास ने उसे आहिस्तगी से बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके साथ ही लेट गया। फिर अच्छे से कंबल अपने और उसके नाजुक जान के वजूद पर डाला। गुड नाइट, इस हसीन लड़की के कान के पास मुंह लाकर आहिस्तगी से कहते आंखें मूंद ली। अगला सीन, उसने यूं ही बेदिली से अपना सेल उठाया था नई नॉवेल की वीडियो पर आने वाली व्यूज देख। उसकी आंखें जुगनू की तरह जगमगाने लगी थी। उसे यकीन न आया रातों रात 1 मिलियन लोगों ने उसका नॉवेल पढ़ा है। और लोग कितने ही दिनों बाद उसे कोई खुशी नसीब हुई थी। खुशी के मारे वो बेड पर उछलने लगी। फिर उसने फौरन ही दूसरी किस्त लिखना शुरू कर दी। अगला सीन, पार्टी में जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। वकास कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ उसे देखते ही उसकी निगाह ठहर गई। काले रंग की साड़ी में वो निहायत ही खूबसूरत व नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। उफ, गर्मी। वकास एक गहरा सांस लेकर अपने हाथ का पंखा चेहरे पर करता वॉशरूम की जानिब तेजी से बढ़ गया था। किरण उलझकर उसे जाता देख रही थी। कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। फिर भी मिस्टर वकास को गर्मी लग रही है, अजीब। वो जेरे लब बड़बड़ाई। मिस्टर वकास, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, थोड़ा दूर होकर बाल सुखाएं। वो नहाकर आते ही टॉवल से बाल सुखाने लगा। वो अपनी उंगलियां घने से बालों में चला रहा था, जिसके सबब पानी की बूंदें उड़कर पास खड़ी किरण के चेहरे पर आ रही थी। किरण झंझलाकर बोली, मगर मुकाबिल सुनकर भी उसे नजरअंदाज कर अपने बाल सुखाने में मगन रहा। किरण ने कानों में पहनने के लिए टॉप्स निकाले और पहनने लगी। वकास कोट पहनते हुए उसे ही तक रहा था। वो दोनों ही पार्टी में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। बस वकास के बाल बनना बाकी थे। वकास बाल बनाने आईने के सामने आकर खड़ा हुआ तो किरण उसे बेसाख्ता ही देखती चली गई। डार्क ब्लू रंग के कोट में उसका खिलता चेहरा निहायत खूबसूरत लग रहा था। एक लम्हे के लिए जैसे उसे रश्क आया हो कि सामने खड़ा खूबसूरत नौजवान उसका शौहर है। किरण, मेरा बालों का स्प्रे नहीं मिल रहा, वो ड्रेसिंग पर ढूंढते हुए बोला। उसकी आवाज़ सुनते ही वो हवासों में लौटी थी। तुम्हें सामने रखी चीज़ भी कब नजर आती है? ये तो रहा। वो स्प्रे ड्रेसिंग में सजे मेकअप और सामान से उठाकर उसकी जानिब बढ़ाते हुए चिढ़ कर बोली, लाइट सा कर दो। वो हल्का सा उसके आगे सर झुकाकर खड़ा हुआ तो किरण ने अपने दिल को बावलों की तरह धड़कता हुआ पाया। उसने लाइट सा स्प्रे उसके बालों पर कर दिया। हो गया। वो इस बात में सर हिलाकर अपना चेहरा आईने में देखने लगा। किरण उसके बराबर में ही खड़ी थी, मगर अगले ही लम्हे वो अपना अक्स देखना भूल किरण को देखने लगा। जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठे वकास का सेल रिंग हुआ। उमर, तुम किरण को हॉल में पहुंचा दो, मुझे ज़रा ज़रूरी काम आ गया है। मैं कुछ देर बाद ज्वाइन करता हूँ। तू मुझे लेने आ जाना। और ये कहते हुए गाड़ी से तेजी से उतर गया। किरण बोझल दिल के साथ उसे जाता देख रही थी। ये कोई पहली बार नहीं था कि उसे कोई काम आ गया हो। वो ऐसा ही करता था हमेशा, लास्ट मोमेंट पर गायब हो जाना। वो वैसे भी बहुत कम ही पार्टीज में जाया करती थी। वकास लेकर ही नहीं जाता था और जब जाता तो इसी तरह लास्ट मोमेंट पर गायब। किरण को महसूस हुआ जैसे वो शर्मिंदा होता हो उसे अपने साथ ले जाने में, और ये ख्याल आते ही उसे अपनी सारी तैयारी फजूल लगी। दिल पर शदीद भारी बोझ महसूस होने लगा। वो चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, कितनी भी महंगी ज्वेलरी पहन ले, कितना भी तैयार हो ले, मगर लोग उसे सिर्फ एक लालची बाप की बेटी की निगाह से देखते हैं। वो अपने ही ख्यालों में मगन थी कि उमर ने गाड़ी रोकी, और तब उसने देखा कि उसकी गाड़ी में सिद्रा आकर बैठी। सिद्रा ब्लैक रंग की मैक्सी में मलबूस थी। उसका मेकअप भी बहुत डार्क था, मगर उस पे अच्छा लग रहा था, खास तौर पर उसकी पेंसिल हिल किरण की तवज्जो का मरकज बनी थी। किरण की समझ नहीं आता था इतनी ऊंची हिल पहनकर ये लड़कियां चल कैसे लेती हैं। सिद्रा गाड़ी में बैठते ही अपने मोबाइल में मगन हो गई थी। किरण ने भी उसे कुछ ना कहा। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। दोनों जैसे ही हॉल में पहुंचे दोनों जैसे ही हॉल में पहुंचे किरण को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया। सिद्रा को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया। कोई उसकी वालदा के मुताल्लिक पूछ रहा था, तो कोई दादी के, तो कोई भाई के। आखिर वो वकास अब्बासी की बहन थी, जबकि किरण एक साइड में खड़ी हो गई थी। सिद्रा ने उसे किसी से इंट्रोड्यूस कराने की जहमत भी ना की, जबकि वो उसकी भाभी थी। कुछ लोग जो किरण को जानते थे, बस वही लोग उससे आकर रस्मी तौर पर मिले। वो एक साइड में खड़ी होकर सबको देखने लगी। कुछ देर बाद उसकी निगाहें सिद्रा को ढूंढ रही थी, मगर वो उसे पूरे हॉल में कहीं नजर नहीं आ रही थी। अभी कुछ देर पहले तो वो यहीं सामने खड़ी थी, फिर कहाँ चली गई? अभी वो यही सोच रही थी कि उसके सेल पर मैसेज की बेल रिंग हुई। भाभी, प्लीज़ हेल्प मी। मैं सेकंड फ्लोर के वॉशरूम में फंस गई हूँ और उसका दरवाज़ा नहीं खुल रहा।
प्लीज़ इसे आकर खोलें। वो मैसेज सिद्रा का था। उसे पढ़ते ही वो परेशान होकर तेज़ी से ऊपर की जानिब दौड़ी। साड़ी की वजह से वो चाहकर भी तेज़ नहीं चल पा रही थी। ज़्यादा वो लेडीज़ वॉशरूम में गई तो वहाँ उसे सिद्रा कहीं नज़र नहीं आई। एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ कोई और वॉशरूम है लेडीज़ का? उसने जाते हुए वेटर को रोक कर पूछा। वो कॉर्नर में है मगर वो काफ़ी वक्त से बंद पड़ा है, वहाँ कोई नहीं जाता। वेटर की बात सुन वो मज़ीद परेशान हुई थी। अभी वो परेशानी के आलम में खड़ी थी कि दोबारा सिद्रा का मैसेज आया। भाभी जल्दी आए, मुझे डर लग रहा है। वो एक सीधी सादी लड़की थी। उसने ज़्यादा ना सोचा और तेज़ी से कॉर्नर वाले वॉशरूम की जानिब भागी ताकि सिद्रा को बाहर निकाल सके। उसने दरवाज़ा खोला तो वो यूं ही आराम से खुल गया। वो खोलकर तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। बस उसका अंदर दाखिल होना था कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि वो बेचारी देख भी ना सकी कि उसे धक्का दिया किसने है। इस अचानक धक्के के सबब वो ज़मीन पर मुंह के बल गिरी थी। उसका सेल भी हाथ से गिर गया था। जैसे ही खुद को संभालती हुई वो उठी, उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद पाया। वो लेडीज़ वॉशरूम काफ़ी वक्त से बंद पड़ा था जिसके सबब वो बहुत मटियाला व बदबूदार हो रहा था। इस कदर जानलेवा बदबू के उसे सांस लेना भी मुश्किल लगा। उसकी ब्लैक साड़ी फर्श पर गिरने के सबब गंदी हो गई थी। एक मिनट तो उसका दिमाग काम ही ना किया कि उसके साथ हुआ क्या है। वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी थी। खोलो, प्लीज़ खोलो सिद्रा, ये मजाक का वक्त नहीं है। उसे समझ आ गया था कि ये सब सिद्रा ने किया है, मगर क्यों? उसने सिद्रा का क्या बिगाड़ा था? वो यही सोच उलझी। अभी वो दरवाज़ा बजा ही रही थी कि उसे पीछे से चूहा गुजरता हुआ नजर आया, जिसके बाद वो खौफ के मारे पागल होकर मजीद जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी। उसे चूहों से बहुत डर लगता था। सिद्रा प्लीज़ खोलो सिद्रा, ये मजाक का वक्त नहीं है। खोलो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ, मुझे डर लग रहा है। सिद्रा खोलो, वो पागलों की तरह चीख रही थी मगर बाहर कोई भी ना था। एक तो वो वॉशरूम बना हुआ भी इतना कॉर्नर में था कि वहाँ कम ही लोगों का गुजर होता। बहुत शौक है ना इस चुड़ैल को मेरे भाई के कान भरने का। अब भुगते, कोई नहीं खोलेगा इसे, सड़ती रहेगी वहीं। वो खासा मुस्कुराते हुए वापस नीचे आई थी। कहाँ गई थी सिद्रा? उसकी सहेली ने पूछा तो वो मुस्कुराते हुए अपना मेकअप ठीक करने लगी। ओ दूसरी जानिब खौफ के मारे उस नाजुक सिर्फ लड़की की जान निकल रही थी। प्लीज़ खोलो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़। न जाने कितनी देर वो दरवाज़ा बजाती रही मगर किसी ने ना खोला। यहाँ तक के चीखते चीखते उसका हलक सूख गया था। उसके सेल की स्क्रीन भी टूट गई थी जिसके सबब वो अब किसी को कॉल तक नहीं कर सकती थी। वो इस कदर खौफजदा थी कि खुद में ही सिमट कर दरवाजे से ही लगकर बैठ गई। बदबू इस कदर जानलेवा थी कि उसने अपनी नाक पर हाथ रखा हुआ था। वो बेसन की साइड पर बैठी हुई थी, माना अंदर वाले टॉयलेट के दरवाजे बंद थे मगर उन्हें नीचे से चूहों ने कतरा हुआ था जिसके सबब वो बासानी आना जाना कर रहे थे। काफी देर बाद वो फिर खड़ी होकर चीखने लगी थी। कुछ देर बाद उसे सामने खिड़की नजर आई। अपने वजूद में हिम्मत जमा कर उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला। टॉयलेट सीट को बंद कर उसके ऊपर चढ़ी। खिड़की जाम थी, उसे खोलने में मुश्किल पेश आ रही थी मगर वो हार न मानी। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ खिड़की खोली और वहां से झांकने लगी। ये इत्तेफाक था या उसकी किस्मत वो नहीं जानती, मगर इसी लम्हे वहां से मुआविया गुजरता हुआ नजर आया। मुआविया, मुआविया, वो जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगी। वो खिड़की बाहर के गार्डन की जानिब खुलती थी। वो गार्डन से होता हुआ हॉल में दाखिल ही होने लगा था कि उसे अपना नाम पुकारते हुए किसी लड़की की आवाज़ आने लगी। वो इस आवाज़ को पहचानता था। ऊपर देखो मुआविया, इधर। इधर उधर देखने लगा तो उसने फौरन ही चीख कर अपनी जानिब मतवज्जा किया। ओ मिस हिना, इसे किरण खिड़की से झांकती हुई नजर आ गई थी। मुझे यहाँ किसी ने बंद कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालें। उसकी बात सुनते ही मुआविया का चेहरा सुर्ख हुआ था। कहाँ बंद कर दिया है? सेकंड फ्लोर वाले कॉर्नर के वॉशरूम में। उसकी इस बात सुनते ही मुआविया भागते हुए हॉल में दाखिल हुआ था। सिद्रा की आंखें मुआविया को देखते ही चमकी थी। अभी वो उसके रास्ते में आती इससे पहले ही वो भागते हुए ऊपर की जानिब बढ़ गया। आप ठीक है मिस सिन्हा? किरण टॉयलेट सीट से उतरकर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई थी। बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मुआविया ने कुंडी खोलकर दरवाजा खोला तो किरण फौरन ही बाहर निकली। वो अजनबी लड़का बहुत फिक्रमंद दिखाई दिया था किरण को अपने लिए। उसकी फिक्र उसके चेहरे से झलक रही थी। कभी कभार हम इतने तना होते हैं, इतने तकलीफ में कि कोई ज़रा सी भी हमारे लिए अपनी फ़िक्र झलकाए तो हमारा दिल फ़ौरन ही उसके लिए मोम हो जाता है। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। वो खासा मशकूर नज़रों से मुआविया को तक रही थी। आपके कपड़े ख़राब हो गए हैं, उसने आहिस्तगी से कहा। तब जाके किरण की तवज्जो अपने कपड़ों की जानिब गई, वरना उसका दिमाग तो चूहों के खौफ से ही मफलूज हो गया था। ओ नो, अब मैं क्या करूं? वो परेशान होकर बोली। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, ऊपर मेरा कमरा बुक है एक, आप ऊपर फ्लोर पे चली जाएं। मैं आपके लिए एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। मुआविया के बात सुन उलझन में पड़ी। समझ नहीं आया मदद ले या नहीं, मगर इस हालत में वो नीचे भी तो नहीं जा सकती थी। मोबाइल की स्क्रीन भी टूट गई थी उसकी। ऊपर से वो ये भी नहीं जानती कि वकास पार्टी में अभी तक आया भी है या नहीं।
और सिद्रा जैसी डायन से वो किसी किस्म की कोई मदद की तवक्का नहीं रखती थी। ओके शुक्रिया, मैं बाद में आपको पैसे वापस कर दूंगी। ज़रूरत नहीं है इसकी, आप मुझे अपना फ्रेंड समझ सकती हैं और फ्रेंड्स में तो तोहफ़ों का लेन देन चलता है। मुआविया मुस्कुराकर बोला। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही दिल फरेब थी। इस लम्हे वो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसका लबो लेजा बहुत मीठा था। किरण को याद नहीं पड़ता कि उससे कभी किसी ने इतनी मोहब्बत से बात की हो। शुक्रिया, वो फक्त इतना ही कह सकी। मुआविया उसका जिंदगी में पहला मेल फ्रेंड था। उसे जब भी मदद की जरूरत होती है मुआविया वहां आ ही जाता है। वो बेख्तियार ये सोचने लगी थी। वो किरण के साथ ऊपर नहीं गया, सिर्फ उसे चाबी पकड़ा दी अपने रूम की। उसने सोचा हिना अनकंफर्टेबल हो जाएगी अगर वो उसके साथ गया तो। आधा घंटा लगा उसने ऑनलाइन ऑर्डर आने में। उतनी देर किरण उसके कमरे में बैठी रही, लेकिन उसने कमरा अंदर से लॉक कर लिया था, इसलिए वो खासा मुतमईन थी। आधे घंटे बाद जाके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने दरवाज़ा खोला तो मुआविया ने हाथ बढ़ाकर उसे शॉपिंग बैग पकड़ा दिया और खुद वहां से चुपचाप चला गया। शॉपिंग बैग से निहायत खूबसूरत सफ़ेद रंग की फ्रॉक निकली थी। उसने अंदाज़ा लगाया कि मुआविया की पसंद उसी की तरह बहुत सादा सी है। वकास जब हॉल में दाखिल हुआ तो उसे सिद्रा तो नजर आ रही थी, मगर किरण कहीं नजर नहीं आई। वकास के आते ही लोग उससे तेजी से मिलने के लिए आगे बढ़े थे। काफी देर तक तो वो लोगों से मिलने में लगा रहा, लेकिन उसकी आंखें वो मतलाशी थी। सिद्रा, किरण कहाँ है? वो खूबरू नौजवान संजीदगी से पूछ रहा था। भाई शायद वॉशरूम गई होंगी, मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी, मैंने उन्हें नहीं देखा। माना वो घबरा रही थी कि कहीं वकास पकड़ ना ले, लेकिन फिर भी निहायत ढिठाई से झूठ बोला। वो ये देख काफी खुश हुई कि वकास उसके झूठ पर एतबार कर गया है। वकास वहीं खड़े होकर किरण का इंतजार करने लगा। अभी वो इंतजार कर ही रहा था कि उसे ग्रुप में मैसेज मौसूल हुआ मुआविया का। गाइस, मेरी और हिना की आज दोस्ती हो गई है। मुआविया के मैसेज पर तेजी से अबूजर का रिप्लाई आया। बहुत बहुत मुबारक हो ब्रो, तो आखिरकार तुझे तेरे ख्वाबों की रानी मिल ही गई। बिल्कुल, मैं पार्टी में ही आ रहा हूँ उसे लेकर, फिर तुम लोगों को उससे मिलवाता हूँ। देखना तुम लोग भी शॉक्ड हो जाओगे, इतनी खूबसूरत है वो। मुआविया का मैसेज पढ़ते ही वकास ने तेजी से लिखा, नया नया इश्क है फक्त, इसलिए वो इतनी खूबसूरत लग रही है तुम्हें। नहीं, वो वाकई बहुत खूबसूरत है। मुआविया ने तेजी से उसकी बात को रद्द किया था। चल ठीक है, तू जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को नीचे ले आ, हम बैंड बाजा लेकर तैयार हो जाते हैं। अबूजर ने मुस्कुराते हुए लिखा। अबूजर, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई फालतू बात की ना उसके सामने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुआविया उसकी नेचर को बखूबी जानता था, इसलिए पहले ही उसे तनबीह किया। हाँ हाँ, कुछ नहीं कहूंगा तेरी गर्लफ्रेंड के सामने, बस तेरी झूठी तारीफें करूंगा और बड़ाइयां बयान करूंगा। ठीक है, अब आ भी जा, मुझे बड़ा तजस्सुस है तेरी पसंद को देखने का। ये तजस्सुस सिर्फ अबूजर को नहीं, वक्कास को भी था। गर्लफ्रेंड नहीं है वो अभी मेरी, सिर्फ फ्रेंड है। मुआविया ने फौरन जताते हुए लिखा। तो जल्दी बन जाएगी, क्या टेंशन है, बस महंगे महंगे गिफ्ट देता रहे। वकास ने तेजी से लिखा। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। वो आ गई है कमरे से बाहर। वो तुम्हारे कमरे में थी? अबूजर ने फौरन पूछा। हाँ, उसके कपड़े खराब हो गए थे, पूरी कहानी बाद में तहम्मुल से सुनाऊंगा। अभी जाता हूँ, नीचे मिलते हैं। मुआविया ने मैसेज सेंड करके सेल तेजी से कोट की अंदरूनी जेब में डाल लिया था। वाह, तो बात कमरों तक पहुंच गई है। अबूजर ने फौरन ही लिखा था। शर्ट अप। वो कह रहा है ना हिना के कपड़े खराब हो गए थे, ये सब बहाने होते हैं लड़कियों के, अमीर लड़कों के करीब आने के। अभी वो जवाब देता कि अचानक उसे याद आया कि किरण अभी तक वॉशरूम से नहीं आई है। उसने फौरन ही किरण के नंबर पर कॉल की, मगर सेल स्विच ऑफ जा रहा था। वो परेशान होकर वापस सिद्रा की जानिब बढ़ा। चले भाई, अभी तो जारी है, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो मुझे तो नॉवेल आज का अच्छा लगा काफ़ी। अब क्या होने वाला है, वकास यकीनन किरण को गलत समझेगा और अबूजर भी उसे भड़काएगा, तो आगे